ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। हिंदी में संबंधों के प्रकार, जो 11th 12th क्लास में सबसे पहला टॉपिक है। तो इसमें रिलेशंस के टाइप में 3 टाइप आपके पास। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब इनकी डेफिनेशंस क्या है और कैसे समझना है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे होगा, तो आज का टॉपिक इसी पे बेस्ड है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताया था कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे ए से बी में। अब यहाँ आपको ये बताया था कि यहाँ हमने उन टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं जिसमें पहला सेट भी वही है और दूसरा सेट भी वही है, मतलब रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू ए। और इस टाइप के रिलेशन को हम ऐसे कह देते हैं कि रिलेशन ऑन ए या रिलेशन इन ए। मतलब हमने ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव टाइप पढ़ना है रिलेशन का, वो ऐसा पढ़ना है कि पहला सेट भी वही होगा और दूसरा सेट भी वही होगा। तो आपको ये बताया था, अगर पहला सेट भी वही है दूसरा सेट भी वही है तो हम उसको ऐसे कह देते हैं कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। मतलब एक सेट है तो दूसरा सेट भी वही है। क्यों? रिलेशन डिफाइन होने के लिए 2 सेट चाहिए, एक ही सेट दे रखा तो दूसरा भी वही है, ऐसे करके ध्यान रखना है। तो हम आते हैं मेन टाइप पे कि किसी रिलेशन को किसी सेट ए में रिफ्लेक्सिव बोलना है इफ फॉर एवरी, अच्छा 2 सिंबल है, ये है फॉर एवरी का और एक है ये है, इसको बोलते हैं हम देयर एग्जिस्ट। फॉर एवरी का मतलब सभी के लिए और देयर एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व होगा, अस्तित्व है या होगा, ये है इसका मतलब। तो इन सिंबल्स का आपने ध्यान रखना है, फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट का। तो ये है आपका, किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, सेट के सारे एलिमेंट के लिए एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ होना चाहिए। ध्यान रखना है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ, ये है इसका मतलब। अब यहाँ समझना है, बाकी पे बात नहीं है, यहाँ समझते हैं। सपोज करो मैंने सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट लिए 1 2 3, मैंने ए क्रॉस ए किया तो इतना आया ये। अब ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको रिलेशन बोलेंगे। तो नाउ कंसीडर फॉलोइंग रिलेशंस ऑन ए, मतलब ये जितने लिखे हैं मैंने, दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, देयरफॉर दीज विल बी रिलेशन ऑन ए। ओके, तो ये सब के सब मैंने रिलेशन लिखे हैं ए में। अब रिफ्लेक्सिव किसको बोलना है, सेट के सारे एलिमेंट के लिए एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ होना चाहिए आर में। ये ध्यान रखना, आर मतलब रिलेशन में। अब सेट के सारे एलिमेंट तो सेट के अंदर है 1 2 3, तो जितने भी ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तभी होंगे जब इनके अंदर एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ होगा। मतलब एलिमेंट इसके अंदर 1 2 3, तो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए। जैसे पहले वाले में देखेंगे 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है। R2 में आते हैं 1 2 3 है, तो देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसको भी हमने रिफ्लेक्सिव बोलना है। R3 में आते हैं, इसके अंदर ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये दोनों रिफ्लेक्सिव है। तो फिर तो यहाँ 1 1 है बट 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ध्यान रखना है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के सारे एलिमेंट के लिए, तो फिर तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव समझ गए होंगे कि सेट के सारे एलिमेंट के लिए एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ होना चाहिए। सपोज करो ए सेट में एलिमेंट होते 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव तभी बोलते जब इन रिलेशंस के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऑर्डर पेयर में होता। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा आपको।
अगला है आपका सिमेट्रिक। तो किसी रिलेशन R को किसी सेट A में सिमेट्रिक बोलेंगे इफ, अब ध्यान रखना, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट के कोई से दो एलिमेंट लो। अब यहाँ पे क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है, देखो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए मतलब कोई से दो एलिमेंट लो, उन दो एलिमेंट में ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। अब वो ऑर्डर्ड पेयर आर में हो भी सकता है और आर में नहीं भी हो सकता है। ऑर्डर पेयर बनाया हो सकता है हो सकता है ना हो, दो बातें हैं ना, एक होगा और एक नहीं होगा। तो नहीं होगा वाला पॉइंट बाद में करेंगे डिस्कस, होगा वाला में कि अगर वो ऑर्डर पेयर आर में होता है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। कोई से दो एलिमेंट लिखे देखो, अगर ऑर्डर पेयर आर में है तो सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करना है, ये ऑर्डर पेयर देखो 1 1, इसको रिवर्स कर दो। 1 1 को अगर मैं रिवर्स करूँगा तो सेकंड को फर्स्ट बना देना है, फर्स्ट को सेकंड बना देना, तो 1 1। तो अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, तो दोनों एक ही है, तो ये तो अपने आप ही हो गया। अब 1 2 है, 1 2 को रिवर्स करो 2 1, देखो 2 1 यहाँ पे होगा। 1 3 है, 1 3 को रिवर्स करो 3 1 यहाँ पे है। 2 1 का 1 2, 2 2 का 2 2 इटसेल्फ, 2 3 का 3 2, 3 1 का 1 3, 3 2 का 2 3 और 3 3 का 3 3 इटसेल्फ। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके रिवर्स ऑर्डर पेयर इसके अंदर मिल रहे हैं, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक है। इस पे आते हैं R2 पे। 1 1 को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो 1 1 ही आएगा, 2 2 को मैं रिवर्स करूंगा 2 2 ही आएगा, और 3 3 को मैं रिवर्स करूंगा तो 3 3 आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट है उनके रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर है। इसका मतलब ये भी आपका सिमेट्रिक है। तो फिर तो ये भी सिमेट्रिक होगा। 1 2 1 2 को रिवर्स करो 2 1, इस पे आते हैं 2 1 2 1 को रिवर्स करो 1 2। ठीक, R4 में आते हैं, इसका रिवर्स ये है, इसका ये है और इसका ये इटसेल्फ है, इसलिए ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक। ऐसे R5 इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर ये है, इसका ये है, इसका ये खुद है, इसका ये खुद है, तो ये भी सिमेट्रिक है। अभी तक सब सिमेट्रिक चल रहा है, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक होगा। 1 3, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर 1 3 है, रिवर्स करेंगे 1 3 का 3 1, क्या इसके अंदर 3 1 है, 3 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे 1 3 है, इसका रिवर्स करो, फिर से इसके अंदर 3 1 नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। देखना ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। चल ये है एम्प्टी रिलेशन, ये होगा या नहीं होगा, इसको जरा हम आगे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट भी बोला था, अगर कोई ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बस जो है उनके रिवर्स होने चाहिए। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन से हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो कुछ इनडायरेक्ट डेफिनेशंस भी ध्यान रखनी है। जैसे सिमेट्रिक में इसकी बात कर रहा हूँ ना, किसी रिलेशन को सिमेट्रिक कब नहीं बोलना है, एक बात का ध्यान रखना है। सिमेट्रिक कब नहीं बोलना है, नॉट सिमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर एंड अदरवाइज सिमेट्रिक। मतलब क्या है, कोई से दो एलिमेंट लो, ऑर्डर पेयर बनाया आपने उनसे, वो ऑर्डर पेयर आर में है बट उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर आर में नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि कोई ऑर्डर पेयर है उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं है, इस केस में बोलना है नॉट सिमेट्रिक। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी तो उसको हमने सिमेट्रिक बोलना है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1 3 आर में है बट 3 1 नहीं है, तो यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक की कंडीशन बन रही है, इसको हमने नॉट सिमेट्रिक बोलना है। वैसे में हमें दिख रहा है। R12 की बात करते हैं, ये जो आपको नॉट सिमेट्रिक लिखा रखा है, नॉट सिमेट्रिक स्पेशली इस टाइप के लिए लिखा है। इसके अंदर देखो, क्या इसके अंदर कोई, अच्छा अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से आता हूँ तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है कि जिसका रिवर्स ऑर्डर पेयर इसके अंदर मिलेगा, तो इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे इस डेफिनेशन में जाएंगे कि क्या इसके अंदर ऐसी कंडीशन बन रही है कि एक ऑर्डर पेयर है बट उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? बिकॉज देयर इज नो सच कंडीशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको ये।
ठीक, तो सिमेट्रिक वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगला लिखा है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का बोलना है इफ फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। कोई से 3 एलिमेंट लो, उनमें ऑर्डर पेयर बनाओ। अब कैसा ऑर्डर पेयर बनाए, मान लो एक ऑर्डर पेयर ए बी बना दे, तो दूसरा वो ऑर्डर पेयर बनाना है जो बी से शुरू होता हो, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी। तो फिर ट्रांजिटिव में ए सी फर्स्ट और लास्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमने उसको बोलना है ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव एक्सप्लेन करने से पहले जरा एक आध बात समझा देता हूँ आपको। ये मैंने एलिमेंट लिखे हैं ए बी सी, यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ पे एक के लिए लिखा है, फॉर एवरी चल रहा है। ये जो एलिमेंट है, ये जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें से 2 डिफरेंट और एक सेम, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, और हो सकता है तीनों के तीनों ही सेम हो। मतलब ये ए बी सी तीनों सेम भी हो सकते हैं, 2 सेम एक डिफरेंट, और तीनों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी इस बात का भी ध्यान रखना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों डिफरेंट ही नहीं, तीनों के तीनों सेम भी जा सकते हैं। ओके, अब ट्रांजिटिव देखना है, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, और ए सी भी होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले R1 में देखते हैं, तो पहला ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। पहला ऑर्डर पेयर यहाँ पे 1 1। अब 1 1 एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। तो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले फिर से जितने 1 से स्टार्ट होने वाले, एक है 1 1, एक है 1 2, और एक है 1 3। 1 से स्टार्ट होने वाले देख रहे हैं इसके अंदर। अब 1 1 है इसका, देखो ये 1 1 है इसके अंदर, 1 1 है। क्या 1 2 है, तो 1 2 भी है। क्या 1 3 भी है, तो 1 3 भी दिख रहा होगा आपको। तो 1 1 से देखा आपने, सारे बन गए। अब अगला जाओ जरा 1 बाई 1 देखो, इसी में ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी को छोड़ देंगे। 1 2 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर है, तो 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर 2 1 2 2 2 3। अब देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, दिख रहा होगा इसके अंदर। अगले पे जाओ 1 3, घबराना नहीं है। 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाले जितने ऑर्डर पेयर है, 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर आपका 3 1 3 2 और 3 3। अब देखो क्या है, क्या 3 1 1 1 है इसके अंदर, क्या 1 3 है, क्या 1 3, क्या 1 2 है, क्या 1 3 है, तो सब होंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट 3 में देख लिया आपने। अब अगला 2 1, तो 2 1 फिर ऐसे शुरू हो जाएगा 2 1। अब 1 से स्टार्ट होने वाले यही है, तो देखो 2 1 2 2 2 3 होगा इसके अंदर। फिर 2 2 में देखो, 2 2 में भी बन रहे होंगे। फिर 2 3 में देखो, तो 2 3 में भी चल रहा होगा। ऐसे अगर मैं 3 1 3 2 में देखूंगा, 3 1 में देखूंगा, 3 2 में देखूंगा, 3 3 में देखूंगा, तो सबके लिए बन रहा होगा आपके पास। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसी सारी कंडीशन बन रही है इसके अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोलना है, ट्रांजिटिव बोलना है। ये बात क्लियर। R2 में भी समझ लेते जरा। R2 क्या है, 1 1। अब 1 1 ऑर्डर पेयर है। अब देखो 1 1 कहाँ पे एंड हो रहा है, 1 पे। तो 1 से स्टार्ट होने वाला देखो, तो फिर से 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1। बाकी तो कोई है नहीं, यहीं पर समझाया था कि एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट है, तो 1 1 है। ऐसे 2 2 के लिए भी देख सकते हैं, ऐसे 3 3 से भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। जरा R3 में आते हैं। 1 2 है, 2 1 है, तो क्या होना चाहिए था 1 1। क्या 1 1 है इसके अंदर, 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 तो है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है। R4 में आते हैं। R4 को देखो 1 2 है, 2 1। पहले चलो इस तीनों के लिए देख लेते हैं। 1 2 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला है, एक है 2 1, बाकी तो है नहीं। तो देखो क्या 1 1 है, तो ठीक है 1 1 है इसके अंदर, तभी तो दिख रहा होगा ट्रांजिटिव है। अब अगले पे जाओ 2 1 पे। 2 1, 1 से स्टार्ट होने वाले जितने हैं, तो एक है 1 2 और एक 1 1 भी है। अब 2 1 है, 1 2 है, तो क्या देखो इसके अंदर 2 2 है, इसके अंदर 2 2 नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि ट्रांजिटिव की एक कंडीशन वेरीफाई हो रही है और एक नहीं हो रही है, तो हमने बोलना उसको ये ओवरऑल ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब अगर हमारे पास 20 कंडीशन ट्रांजिटिव की बन रही होगी, तो ट्रांजिटिव तभी होगा जब 20 के 20 सेटिस्फाई होते होंगे, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करते होंगे। अगर एक भी नहीं करता है, तो हमने उसको बोलना ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि उसके लिए नहीं है, इसलिए ओवरऑल नहीं है। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा ट्रांजिटिव, चेक करेंगे आप लोग ऐसे ही। ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। R7 1 1, केवल इसके अंदर एक ही ऑर्डर पे है 1 1 1 1 1 पे एंड हो रहा है, 1 से शुरू करो 1 1, तो 1 1 है इसके अंदर, इसको भी हमने ट्रांजिटिव बोलना है। पॉइंट बी नोटेड। अगला R8 पे बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी 1 3 R9 पे बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी ट्रांजिटिव बन रहा होगा, ये भी ट्रांजिटिव बन रहा होगा। तो अब R8 R9 और R12 ये 3 रह गए, इन पे डिस्कस करना है ट्रांजिटिव। तो होता क्या है कि कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन काम की नहीं होती है, कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें इनडायरेक्ट वे में भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने नॉट ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, कि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर। इस केस में बोलना है नॉट ट्रांजिटिव, अदरवाइज ट्रांजिटिव। मतलब क्या है, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तब जाके ए सी नहीं होना चाहिए। ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है तो हमने बोलना उसको वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव। जैसे यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही होगी, ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं है, इस केस में कोई कंडीशन नहीं बन रही होगी, इस केस में कोई कंडीशन नहीं बन रही होगी, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, ए बी है, बी सी है, तब जाके ए सी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाले में 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तब बोलना है नॉट ट्रांजिटिव, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती तो हमने इसको बोलना है ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले R8 पे आते हैं। अब R8 पे आते हैं तो R8 में ए के ऑर्डर पेयर है 1 3। अब देखो क्या यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला इसके अंदर ऑर्डर पेयर, तो 3 से स्टार्ट होने वाला इसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं। 1 3 है, आगे कुछ बन नहीं रहा है, और तब कब नहीं आ रहा है कि समथिंग समथिंग डजंट बिलोंग्स टू आर, ऐसा तो बन ही नहीं रहा है। भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब जाके ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो नॉट ट्रांजिटिव, और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही तो ट्रांजिटिव। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही, ए बी है, बी सी है, तब जाके ए सी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए हमें इसको क्या बोलना है, ट्रांजिटिव। तो ऐसे यहाँ पे देखो 1 3 है, अब देखो 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पे फिर से इसके लिए अब इस पे देखो 2 3 2 3, फिर से 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए इसको हमें क्या बोलना है, ट्रांजिटिव। ध्यान रखना है ट्रांजिटिव। और ऐसे ही R12 पे भी, क्योंकि इसके अंदर भी R12 क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन, सॉरी एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कंडीशन कोई नहीं है, ए बी है, बी सी है, तब जाके ए सी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए हमें इसको बोलना है ये ट्रांजिटिव है। ठीक, अब थोड़ा सा आपको इस, ये जो मैंने डेफिनेशंस लिखी है, ये कोई डेफिनेशंस नहीं है, ये बस समझने के लिए है। थोड़ा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सी डेफिनेशन बोल दी और ये क्या लिखा है, तो मैं आपको थोड़ा 11th क्लास में ले चलता हूँ। और वहाँ एक बात पढ़ा था हमने कि एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट, सारे एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, सॉरी एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, सारे सेट्स के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। अब सेट इटसेल्फ तो सबसेट होगा तो आप प्रूव कर सकते हैं, बट आपने क्या ऐसा देखा कि एम्प्टी सेट किसी सेट का सबसेट कैसे होता है, कैसे प्रूव करना है? तो मैं इसको समझाता हूँ, वो समझने का तरीका भी आपका अदरवाइज डेफिनेशन ही है, जैसे मैंने इसके लिए बना रखा है। आपके पास सबसेट की डेफिनेशन ऐसी रही होगी। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b implies a is सबसेट ऑफ b। मतलब क्या था कि अगर a के सारे एलिमेंट b के अंदर है तो a b का सबसेट होता है। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन तब एप्लीकेबल है जब a के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं और उनको हमने प्रूव कर दिया कि वो बी में भी है, बट इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए फिर से अदरवाइज डेफिनेशन कि इफ एनी x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू b देन a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, अदरवाइज a इज सबसेट ऑफ b। ऐसे करके समझो इस चीज को। ये आपके पास प्रूफ भी हो गया। क्या है ये? तो डेफिनेशन तब है जब सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। ये लिखा मैंने
कि अगर ए के अंदर कोई एक एलिमेंट है जो बी में नहीं है, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। जैसे 5 है और कोई सेट है 1 2 3, चलो सबसेट की बात कर रहा हूँ, इधर 5 लिख दिया मैंने। 5 मतलब कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर। अब देखो क्या इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जो इसके अंदर है बट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही है इसलिए दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस। तो इस अदरवाइज डेफिनेशन का सिग्निफिकेंस भी आप समझ गए होंगे। चलो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ में आ गया है। इसके बाद एक नाम और है जो ये तीनों होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव रहता है, सिमेट्रिक रहता है, ट्रांजिटिव रहता है। उसको हम नाम देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, हिंदी में तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आएगा। जो ये तीनों रखता है उसको हमने बोलना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अब रिलेशन की ये डेफिनेशन, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, सेल्फ मेड है, बस समझने के लिए। रिफ्लेक्सिव को हम ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे लिखते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए आर ए। मतलब ए बिलोंग्स टू आर ना होके ए आर ए, ऐसे भी लिख देते हैं कि ए इज रिलेटेड टू ए। इसमें आ जाता है इफ, पहले फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे आता है इफ ए आर बी देन बी आर ए, ऐसे भी लिख देते हैं कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। और यहाँ पे इफ ए आर बी बी आर सी देन ए आर सी, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी, ये ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी। तो ये भी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशंस का दूसरा टाइप का डेफिनेशन आ गया है। ओके, अब एक दो बातें और सीखते हैं यहाँ पे। जैसे इस रिलेशन की बात करता हूँ मैं, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं, ये रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है, और वो किसके इक्वल होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसको हमने यूनिवर्सल रिलेशन बोलना है। इसको हमने आइडेंटिटी रिलेशन बोला होगा। और ये रिलेशन को अगर हमने देखा था तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, मतलब ये इक्विवेलेंस है। और ऐसे ये भी, तो ध्यान रखना जितने भी आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन और ये क्या नाम बोला मैंने इसका, आइडेंटिटी रिलेशन, जितने भी यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन में, एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव तब होता जब इसके अंदर 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता इस सेट के लिए, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अच्छा, मैं इस पे जरा डिस्कस ही नहीं किया मैंने, तो ये डिस्कस करने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये हम इसको रिलेशन बोल ही नहीं सकते इस सेट में। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर पेयर है 1 4 1 4 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 है। तो इसको ऐसे ही लिख दिया था मैंने कि ये रिलेशन नहीं है। कभी कभी दिमाग घुमाने के लिए ऐसा भी बीच में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस होते हैं। अब इतना भी समझ के आप, एक और 2-3 बातें ध्यान रखनी है। दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन जरूरी नहीं है इक्विवेलेंस होता है, बट दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होता है। दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन मतलब अगर दो तुल्यता संबंध है तो उनका यूनियन जरूरी नहीं है कि तुल्यता हो, बट जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा तुल्यता होता है। ये प्रूव करने के लिए आता है, वेरीफाई करने के लिए आता है। और अगला पॉइंट, अगर आर कोई रिलेशन है और वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होता है। जैसे जो भी यहाँ पे इक्विवेलेंस दिख रहा होगा, जैसे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये इक्विवेलेंस है। तो इनका जो
इन्वर्स है वो भी इक्विवेलेंस होगा। अब इस चीज़ को मैं आपको वैसे ही यहाँ पे वेरीफाई करा देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे। उन एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक ये लिखा है, एक ये लिखा है मैंने। इन दोनों एग्जाम्पल पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये दोनों एग्जाम्पल इस सेट के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। देख लेना, सारे वेरीफाई करोगे, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसका रिवर्स ये है, इसका ये है, इन सब का ये है, इसका ये है, इसका ये है। ट्रांजिटिव भी देख रहे होंगे तो ट्रांजिटिव भी हो रहा होगा। तो ये दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस है। बट अगर मैं इनका यूनियन करता हूँ, R10 यूनियन R11, यहाँ पे R10 यूनियन R11 करता हूँ मैं, R10 यूनियन R11, तो एक तो 1 1 2 2 3 3 तो दोनों में है 1 1 2 2 3 3, एक है इसके अंदर 1 3 3 1 1 3 3 1, एक है 2 3 और 3 2। अब अगर इस रिलेशन की बात करेंगे, इन दोनों का यूनियन है, इन दोनों का यूनियन है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? यहाँ पे लिख देंगे आप R10 यूनियन R11 इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। देखो क्या है, 2 3 है, 2 3 और 3 1 है। देखो 2 3 है, 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 1 बिलोंग्स टू R, 2 3 भी है, अब 3 से स्टार्ट होने तो 3 1 भी है, क्या 2 1 है, 2 1 डजंट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखना है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन जरूरी नहीं है इक्विवेलेंस हो। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर इतना ही है। अब यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा रिलेशन बनाओ जो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, या जो सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ मैंने 11-12 एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल में आप इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।